कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खट्टा क्यों करता है? या फिर जब सिरके में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो एकदम से ज्वालामुखी की तरह क्यों उबलने लगता है? ये सब असल में एसिड और बेस का ही तो खेल है। तो आज चलिए इसी कहानी को समझते हैं कि एसिड और बेस को लेकर हमारी जो समझ है वो वक्त के साथ बदली कैसे है। हाँ, ये वाला जादू तो हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा। जैसे ही सिरके में बेकिंग सोडा डालते हैं, बुलबुले उठने लगते हैं, वो फिज होने लगता है। ये एक बिल्कुल क्लासिक एसिड बेस रिएक्शन है। हम इसे किचन में केक फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हाँ, स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट वाले ज्वालामुखी में भी तो यही होता है। तो ये रिएक्शंस बहुत आम है ना? पर ये हमें एक ज़्यादा गहरे सवाल पर ले आते हैं। आखिर किसी चीज़ को एसिड या बेस कहने का मतलब क्या होता है? मतलब क्या चीज़ है जो किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस बनाती है? और इसका जवाब, जैसा कि हम आगे देखेंगे, उतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1887 में। एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वांते अरेनियस। उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन करने की पहली, कह सकते हैं, एक ठोस कोशिश की। अरेनियस का आइडिया ना बहुत सीधा साधा था। उन्होंने एक चीज पर फोकस किया, पानी। उन्होंने कहा, देखो, अगर कोई चीज पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन बनाती है तो वो एसिड है, और अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन बनाती है तो वो बेस है। सिंपल राइट? काफी सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पानी में जाके H+ आयन रिलीज करता है। दूसरी तरफ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो पानी में OH- आयन रिलीज करता है। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो H+ और OH- मिलकर क्या बनाएंगे? पानी, H2O। और जो बाकी आयन बच गए वो एक सॉल्ट बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस थ्योरी में कुछ दिक्कतें थीं। ये हर जगह फिट नहीं बैठती थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में होने वाले रिएक्शंस पर ही काम करती थी। अब जैसे अमोनिया है, NH3, वो तो बेसिक होता है, पर क्यों? उसमें तो OH- आयन है ही नहीं। ये थ्योरी ये नहीं बता पाए। और तो और, जो रिएक्शंस बिना पानी के होते हैं, जैसे गैस फेज में, उनका क्या? तो जाहिर है हमें एक बेहतर, एक ज्यादा बड़े मॉडल की जरूरत थी। और ये बेहतर मॉडल आया 1923 में। कमाल की बात यह है कि दो साइंटिस्ट, जोहान्स ब्रॉन्स्टेड और मार्टिन लॉरी, अलग अलग काम करते हुए एक ही नतीजे पर पहुंचे, और उन्होंने एक ज्यादा बड़ी, एक ज्यादा बेहतर डेफिनेशन दी। उन्होंने पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने कहा, पानी में आयंस बनाने की बात छोड़ो, असल चीज है एक एक्शन, प्रोटॉन का ट्रांसफर। अब देखिए, एक हाइड्रोजन आयन H+ होता क्या है? असल में तो वो बस एक अकेला प्रोटॉन ही है। तो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, मतलब एक प्रोटॉन डोनर है, और बेस वो है जो प्रोटॉन लेता है, यानी एक प्रोटॉन एक्सेप्टर। और इस नए आइडिया ने अर्हेनियस वाली अमोनिया की पहेली को सुलझा दिया। देखिए कैसे। जब अमोनिया NH3 पानी से रिएक्ट करता है तो वो पानी से एक प्रोटॉन खींच लेता है। तो अमोनिया ने क्या किया? उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो वो क्या हुआ? एक ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस। और पानी? पानी ने प्रोटॉन डोनेट किया, तो यहां पर पानी एक एसिड की तरह काम कर रहा है। कमाल है ना? मतलब इस मॉडल में कोई चीज एसिड है या बेस, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो रिएक्ट किसके साथ कर रही है। तो अब दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड देखें। अर्हेनियस की थियरी पानी में आयंस पर फोकस थी, एक खास माहौल में, जबकि ब्रॉन्स्टेड-लोरी की थियरी ज्यादा जनरल है। वो किसी भी सिचुएशन में प्रोटॉन के ट्रांसफर की बात करती है। और इसी वजह से अब कई ऐसे सब्सटेंस और रिएक्शंस को भी एसिड बेस की कैटेगरी में रखा जा सका, जिन्हें पहले नहीं रख सकते थे। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। ब्रॉन्स्टेड-लोरी की थियरी भी परफेक्ट नहीं थी। अब उन रिएक्शंस का क्या जिनमें प्रोटॉन का लेना देना ही नहीं है? सोचिए एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स के बीच के रिएक्शंस के बारे में, या फिर BF3 जैसे कंपाउंड्स। इनमें तो डोनेट करने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है। तो फिर जाहिर है साइंस को एक और छलांग लगानी थी। और यहीं पर एंट्री होती है गिलबर्ट एंड लुईस की। उनका यह कोट उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा कि एसिड के ग्रुप को सिर्फ हाइड्रोजन वाले सब्सटेंस तक सीमित रखना केमिस्ट्री की समझ में उतनी ही बड़ी रुकावट है जितनी बड़ी रुकावट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सिर्फ ऑक्सीजन वाले सब्सटेंस तक सीमित रखना होगा। क्या बात है! उन्होंने कहा कि हमें एसिड को हाइड्रोजन से आजाद करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन से आजाद किया गया था। यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और इसी आइडिया से निकली लुईस थियरी। और मजे की बात यह है कि लुईस को यह आइडिया 1923 में ही आ गया था, ठीक उसी साल जब ब्रॉन्स्टेड-लोरे की थियरी आई थी।
लेकिन इसे पूरी तरह से डेवलप करने में उन्हें 1938 तक का समय लगा। और ये मॉडल आज तक का सबसे बड़ा, सबसे व्यापक मॉडल है। लुईस ने प्रोटॉन को पिक्चर से ही हटा दिया। उन्होंने कहा, प्रोटॉन को भूल जाओ, असली खेल इलेक्ट्रॉन्स का है। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक एक लुईस एसिड वो है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा एक्सेप्ट कर सकता है, और लुईस बेस वो है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब याद है वो BF3 वाला एग्जाम्पल? चलिए उस पर वापस आते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो सेंट्रल बोरॉन एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह होती है। तो वो क्या हुआ? एक लुईस एसिड। और जो फ्लोराइड आयन है, उसके पास डोनेट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो वो हो गया लुईस बेस। ये एक ऐसा एसिड बेस रिएक्शन है जिसे सिर्फ और सिर्फ लुईस थ्योरी ही एक्सप्लेन कर सकती है। और ये कॉन्सेप्ट आज मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक नज़र में तीनों डेफिनेशंस को देखें। अर्हेनियस ने फोकस किया पानी में आयंस पर, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने फोकस किया प्रोटॉन के ट्रांसफर पर, और लुईस ने फोकस किया इलेक्ट्रॉन पेयर पर। एक पैटर्न दिख रहा है ना? हर नई डेफिनेशन पिछली वाली से ज्यादा बड़ी और ज्यादा जनरल है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाता है। साइंस में ऐसा नहीं होता कि नया मॉडल पुराने को गलत साबित कर देता है। नहीं, बल्कि नए मॉडल्स हमारी समझ को और गहरा करते हैं, उसे और बड़ा बनाते हैं। अर्हेनियस थ्योरी आज भी पानी वाले सिंपल रिएक्शंस के लिए एकदम परफेक्ट है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी प्रोटॉन ट्रांसफर के लिए बेस्ट है, और लुईस थ्योरी सबसे बड़ा नजरिया देती है। ये सब एक ही टूल किट के अलग अलग टूल्स की तरह हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या साइंस का मकसद किसी एक आखिरी सच तक पहुंचना है, या फिर इसका मकसद दुनिया को समझने के लिए बेहतर से बेहतर मॉडल्स बनाना है, ये जानते हुए कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एसिड और बेस की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे हमारी समझ परत दर परत, लेयर बाय लेयर बनती है और बेहतर होती जाती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।